आज का हमारा टॉपिक होने वाला है दी पिक्यूलरिटीज़ ऑफ इंडस्ट्रियल ग्रोथ। देखिए, पिक्यूलरिटीज़ का यदि मतलब देखा जाए तो इसका मतलब होता है अजीब तरीके से, बड़ा ही अजब गजब ढंग से, इस प्रकार से। यानी कि यहाँ पे इंडस्ट्रियल ग्रोथ जो अब हम लोग देखने वाले हैं, यानी कि इंडस्ट्री में जो अब ग्रोथ आने वाला है वो थोड़ा बहुत अजीब तरीके से आने वाला है, कुछ अलग प्रकार से आने वाला है ना। इसी के बारे में आज हम लोग इस टॉपिक के बारे में इसी टॉपिक में बेसिकली हम लोग ये सारा कुछ बात करने वाले हैं। ठीक है, चलिए, तो टॉपिक का मतलब आपने समझ लिया कि द पिक्यूलरिटीज ऑफ इंडस्ट्रियल ग्रोथ का मतलब ये हो गया कि जो इंडस्ट्रियल ग्रोथ हो रहा था, जो इंडस्ट्री में ग्रोथ हो रहा था, जो बढ़ाव हो रहा था इंडस्ट्री के फील्ड में, उसमें थोड़ा बहुत ना अजीब तरीके से बढ़ाव हो रहा था। यानी कि अजीब तरीके से उसमें बढ़ावा आ रहा था। किस प्रकार से अजीब तरीके से आ रहा था, इसी के बारे में हम लोग इस पूरे टॉपिक में बात करने वाले हैं। ठीक है, चलिए, तो जैसा कि आपको मालूम है, हम लोग करते क्या है, बेसिकली हम लोग एक टॉपिक बना लेते हैं और उस टॉपिक के अंदर क्या कुछ खास सीखने को मिल सकता है ये हम लोग जानने की कोशिश करते हैं। ठीक है, चलिए। और हालांकि मैंने बार बार कहा है आपको कि ये जो कुछ टॉपिक यहाँ पे लिखे हुए हैं, इस प्रकार का टॉपिक आपके बुक में यानी कि एनसीईआरटी में डिफाइन किया हुआ नहीं है। कंटेंट है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि कंटेंट नहीं है, कंटेंट है, लेकिन इस प्रकार से डिफाइन किया हुआ नहीं है। चूँकि ये नोट्स है तो नोट्स का मतलब ये है कि जितना ही एक सिस्टम रूप में हो तो उतना अच्छा रहेगा, है ना। तो यहीं पे वही चीज़ यहाँ पे है कि नोट्स के रूप में है तो आपको एक सहूलियत भी मिल जाएगा एग्जाम में कि यदि सेम टू सेम इसी प्रकार का सवाल आ जाए तो इसके लिए क्या पॉइंट हो सकता है, आप क्या लिख सकते हैं, है ना। तो वो चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है, तो आप इसको चाहे तो लिख सकते हैं, है ना। और मैं तो आपसे ये ज़रूर कहूँगा कि आप अपने सामने नोटबुक लेकर बैठे रहें ताकि आप इसको बार बार नोट भी करते रहें, क्योंकि ये सारा का सारा कंटेंट आपके एनसीईआरटी से लेकर ही नोट्स बनाया गया है। ठीक है, चलिए, खैर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला बात क्या है, आपका टॉपिक का नाम द यूरोपियन मैनेजिंग एजेंसीज वेयर इंटरेस्टेड इन सम इंडस्ट्री। अब आप कमेंट करेंगे और बताएंगे कि यूरोपियन मैनेजिंग एजेंसी कौन थे और कितने थे। तीनों का नाम भी आप कमेंट करके बताएंगे। ठीक है, चलिए, तो यूरोपियन मैनेजिंग एजेंसी बेसिकली 3 थे, उन तीनों का नाम आप कमेंट करके बताएंगे। ठीक है, 3 थे हमारे पास। ठीक है, वो ना कुछ चीज़ों में इंटरेस्टेड थे, यानी कि कुछ ऐसे इंडस्ट्री थे हमारे भारत में जिसमें कि उनका दिलचस्पी बहुत ज़्यादा था। वो जो हमारे पास 3 यूरोपियन मैनेजिंग एजेंसीज थे, उन तीनों का हमारे भारत में कुछ ऐसे इंडस्ट्री थे जिसमें कि रुचि बहुत ज़्यादा था, उनका इंटरेस्ट बहुत था, है ना, वो उत्सुक थे। किन किन चीज़ों को लेकर देखते हैं इसके बारे में। देखिए, यूरोपियन मैनेजिंग एजेंसीज वेर इंटरेस्टेड इन सर्टेन काइंड्स ऑफ प्रोडक्ट्स। कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स थे, कुछ ऐसे वस्तु थे हमारे पास जिनमें कि उनका दिल बहुत ज़्यादा लगता था, यानी कि उनका बहुत ही दिलचस्पी था उस चीज़ को लेकर। किस चीज़ में था दिलचस्पी भाई, अब जान लेते हैं। देखिए, दे एस्टैब्लिश्ड टी एंड कॉफ़ी प्लांटेशन। पहला तो टी और कॉफ़ी में उनका इंटरेस्ट था। उसके बाद करते क्या थे वो लोग, दे एस्टैब्लिश्ड टी एंड कॉफ़ी प्लांटेशन, यानी कि वो लोग टी और कॉफ़ी का खेती करवाते थे। ठीक है, आगे, एक्वायरिंग लैंड एट चीप रेट्स फ्रॉम द कॉलोनियल गवर्नमेंट। अंग्रेज सरकार से वो यूरोपियन मैनेजिंग एजेंसी सस्ते दामों में लैंड लेते थे, ज़मीन को लेते थे, और एंड दे इन्वेस्टेड इन माइनिंग, इंडिगो एंड जूट। सस्ते दामों में वो सब ज़मीन लेकर क्या करवाते थे, उस ज़मीन पर माइनिंग करवाते थे, यानी कि वहाँ पे कुछ खोद कर बाहर निकालना, मिनरल्स इस प्रकार का किसी चीज़ों को बाहर निकालना, उसके बाद उसके ऊपर इंडिगो का खेती करवाना, जूट का खेती करवाना। इन सारे चीज़ों में इंटरेस्टेड था यूरोपियन मैनेजिंग एजेंसी। वो जो 3 हमारे पास है ना यूरोपियन मैनेजिंग एजेंसी, वो तीनों किन किन चीज़ में इंटरेस्ट था, उनका इंटरेस्ट किन किन चीज़ों में था, टी में, कॉफ़ी में, माइनिंग में, इंडिगो में, और आखिरकार जूट में भी था उसका इंटरेस्ट। ठीक है, तो ये आपने जान लिया इस टॉपिक में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। उसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ है इंडस्ट्रियलिस्ट्स इन इंडिया बिगन शिफ्टिंग फ्रॉम यार्न टू क्लॉथ प्रोडक्शन। अब इस टॉपिक में अब आप ये जानेंगे कि हमारे जो इंडियन इंडस्ट्रियलिस्ट थे, यानी कि कुछ उद्योगपति जो कि हमारे भारत से बिलोंग करते थे, वो अब लोग शिफ्ट हो रहे थे यार्न से क्लॉथ प्रोडक्शन की तरफ। मतलब कि अब वो लोग केवल धागा नहीं बनाएंगे बल्कि धागा से वो लोग कपड़ा भी बनाएंगे। ठीक है, यानी कि देखिए, कपड़ा कैसे बनता है, कपड़ा तो धागा से ही बनता है। तो अब यहाँ पे भारत के लोग केवल और केवल धागा नहीं बनाएंगे बल्कि धागा से कपड़ा भी बनाने वाले हैं। इस टॉपिक में क्या है देखते हैं इसके बारे में। देखिए, सबसे पहला यहाँ पे है स्वदेशी एंड बॉयकॉट मूवमेंट। क्या है ये चीज़, देखिए इसके बारे में क्या लिखा हुआ है। द लॉन्चिंग ऑफ स्वदेशी एंड बॉयकॉट मूवमेंट आफ्टर द पार्टीशन of Bengal
provided impetus to Indian industries. There was an increase in the demand of industrial goods, especially of clothes. अब देखिए, स्वदेशी मूवमेंट बंगाल में चलाया गया था, ठीक है, स्वदेशी एंड बॉयकॉट मूवमेंट। स्वदेशी का मतलब क्या है? स्वदेशी का मतलब यह है कि अपने देश की चीज़ों को अपनाओ। देखिए, स्वदेशी जो है ना, दो शब्द से मिलकर बना हुआ है। स्वदेशी बिल्कुल हमारा एक हिंदी वर्ड है, स्वदेशी। स्व का मतलब अपना, देशी का मतलब अपना देश, यानी कि अपने देश के चीज़ों को अपनाओ, इसका मतलब हो गया स्वदेशी का। स्वदेशी का मतलब क्या हुआ कि अपने देश के चीज़ों को अपनाओ। उसके बाद बॉयकॉट मूवमेंट, बॉयकॉट मूवमेंट का मतलब हो गया कि बहिष्कार आंदोलन, बहिष्कार करो। तो बात यहाँ पे ये है कि किस चीज़ का बहिष्कार किया जा रहा है, किस चीज़ को अपने देश के किस चीज़ों को अपनाने के लिए कहा जा रहा है। यहाँ पे बेसिकली बात हो रहा है कपड़े का। किसका हो रहा है बात? कपड़े का हो रहा है। तो अब यहाँ पे आपको मालूम है कि गांधी जी जगह जगह घूम घूम कर लोगों को कहते थे कि अंग्रेज़ों के कपड़े को मत खरीदो, मत पहनो, अपने देश के खादी से बने हुए कपड़ों को पहनो, है ना। तो वही चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है कि स्वदेशी मूवमेंट जो बंगाल में चलाया गया था, इसके साथ ही साथ जो बॉयकॉट मूवमेंट जो बंगाल में चलाया गया था, वो बेसिकली ये कहता था कि अंग्रेज़ों का जितना भी कपड़ा है, जो भी आपने खरीद रखा है, जो आप पहन रहे हैं, उन सभी को आप बहिष्कार करो, उन सभी को जलाओ, है ना। अब ऑब्वियस ही बात है कि जब आप ब्रिटिश के कपड़ों का बहिष्कार कर रहे हैं तो कपड़ा तो आपका पहनने के लिए चाहिए, तो वो कपड़ा अब आपका कहाँ से आएगा? वो कपड़ा अब खुद भारत का होगा। तो वही यहाँ पे लिखा हुआ था कि भारत के इंडस्ट्रियलिस्ट लोग अब केवल धागा नहीं बनाएंगे बल्कि धागा से कपड़ा भी बनाएंगे, और वही कपड़ा अब हम लोग पहनेंगे, क्योंकि हम लोग तो पूरी तरीके से अंग्रेज़ों के कपड़े का बहिष्कार कर दिए। बहिष्कार तो कर दिए, लेकिन भाई कुछ तो पहनने के लिए चाहिए ना। तो वो कपड़ा अब कहाँ से आएगा? भारत से ही आएगा, और भारत के लोग ही पहनेंगे, ठीक है। तो ये था हमारा पहले टॉपिक में। उसके बाद है इंडस्ट्रियल ग्रुप्स। क्या है इस टॉपिक में? देखिए, इंडस्ट्रियल ग्रुप्स हैड आल्सो ऑर्गेनाइज्ड देमसेल्व्स टू प्रोटेक्ट देयर कलेक्टिव इंटरेस्ट, प्रेशराइजिंग द गवर्नमेंट टू इंक्रीज टैरिफ द प्रोडक्शन एंड ग्रांट अदर कंसेशन। अब देखिए ध्यान से, हमारे भारत में भी ऐसे ऐसे बहुत सारे लोग थे जो कि जिनके पास की बहुत बड़ा बड़ा इंडस्ट्री हुआ करता था, यानी कि बहुत बड़ा बड़ा यहाँ पे उनके पास अपना फैक्ट्री, कारखाना, वहाँ पे बड़े बड़े मशीन हुआ करते थे। लेकिन इनको कंपटीशन कहाँ से मिलता था? इनको कंपटीशन मिलता था अंग्रेज लोगों से, अंग्रेज के बने हुए सामानों से। तो अब ये लोग क्या करने लगे? ये लोग प्रेशराइज करने लगे, किसको? गवर्नमेंट को। मतलब कि उस समय पे जो भारत का मौजूदा सरकार था, उन सभी को ये कहने लगे कि आप क्या लगाइए भारत में? टैरिफ लगाइए। टैरिफ लगाइए मतलब क्या? टैरिफ लगाइए मतलब ये कि बाहर के लोग यहाँ पे जो कोई भी चीज़ बेचने के लिए आएंगे तो उनको भारी मात्रा में टैक्स देना पड़ेगा, ठीक है। देखिए, पहले क्या होता था ना, पहले ब्रिटेन वाले लोग भी अपने कंट्री में टैरिफ लगा के रखा था। टैरिफ लगा के रखा था मतलब ये कि ब्रिटेन के बाहर वाला यदि कोई आदमी आता है अपने सामान को बेचने के लिए ब्रिटेन में, तो उनको टैरिफ देना पड़ेगा, मतलब कि टैक्स देना पड़ेगा, वो भी बहुत ही ज़्यादा मात्रा में। तो वही अब सेम आइडिया भारत के इंडस्ट्रियलिस्ट लोग कह रहे हैं, किसको? अपने गवर्नमेंट को कह रहे हैं कि हमारे देश में भी आप क्या लगाइए? टैरिफ लगाइए, यानी कि यहाँ पे भी ऐसा टैक्स लगाइए जो कि बहुत ज़्यादा देना पड़े, जिसके वजह से क्या होगा? ज़्यादा टैक्स देकर बाहर कंट्री का लोग यहाँ पे अपने सामानों को बेचने के लिए ही नहीं आएगा, है ना, क्योंकि यहाँ पे उनको टैक्स ज़्यादा देना पड़ेगा, प्रॉफिट कम होगा। तो क्या कोई भी आदमी यहाँ पे आकर अपना सामान बेचना चाहेगा? कभी भी बेचना नहीं चाहेगा, ठीक है। तो वही बात यहाँ पे है कि हमारे इंडिया में बहुत सारे ऐसे इंडस्ट्रियलिस्ट लोग थे जिन्होंने अपना ग्रुप बनाया, और ग्रुप बनाकर गवर्नमेंट को प्रेशराइज किया, उनको प्रेशर दिया, उनको कहा कि हमारे कंट्री में भी टैरिफ लगना चाहिए, यानी कि कोई आदमी यहाँ पे अपने सामान को बेचने के लिए आएगा तो उनको भारी मात्रा में टैक्स चुकाना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद द प्रोटेक्शन एंड ग्रांट अदर कंसेशन, और इसके साथ ही साथ वो लोग गवर्नमेंट को और ये भी कह रहे थे कि हम लोगों को विशेष प्रकार से अलग अलग प्रकार का छूट दीजिए ट्रेड करने के लिए, ठीक है। ये आपने पढ़ लिया इसमें। उसके बाद डिक्लाइन ऑफ एक्सपोर्ट्स टू चाइना, इसमें क्या है भाई? इसके बारे में देख लेते हैं। फ्रॉम 1906 द एक्सपोर्ट ऑफ इंडियन यार्न टू चाइना डिक्लाइंड सिंस प्रोड्यूस फ्रॉम चाइनीज एंड जापानीज मिल्स हैड फ्लडेड द चाइनीज मार्केट। अब देखिए, चाइना का पहले ना हमारे कंट्री यानी कि इंडिया से, हमारे इंडिया का इतना अच्छा यार्न होता था, इतना अच्छा धागा होता था कि इंडिया के अलावा बहुत अलग अलग जगहों में जाता था, वो चाइना में भी जाता था। तो अब यहाँ पे चाइना
हमारे सामान का जाना चाइना में बंद हो गया। मतलब कि चाइना में हमारे धागा का जाना बंद हो गया। क्यों बंद हो गया? इसलिए बंद हो गया क्योंकि उस समय पे चाइना खुद अपना धागा अपने से बना रहा था, अपना कपड़ा अपने से बना रहा था। यानी कि चाइना हो गया, जापानीज हो गया, ये सारे के सारे ऐसे कंट्री थे जो कि अपना यानी कि आत्मनिर्भर बन रहे थे। मतलब कि हमको किसी के ऊपर डिपेंड नहीं होना पड़ेगा। अब जब ये अपना धागा खुद बना रहे हैं, अपने मिल से अपना कपड़ा खुद बना रहे हैं, तो क्या कभी भी ये लोग भारत के चीज़ों को खरीदना चाहेगा? कभी भी खरीदना नहीं चाहेगा। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हो गया कि ये अपने ही लोगों को रोजगार देगा अपने कंट्री में और अपने ही सामानों का इस्तेमाल करेगा, जैसा कि भारत के लोग चाहते थे। ठीक है, चलिए, तो इसमें आपने ये भी देख लिया। तो डिक्लाइन ऑफ एक्सपोर्ट्स टू चाइना में क्या हुआ कि ये, इसका मतलब ये हो गया कि पहले हमारे कंट्री से भी चाइना में सामान जाते थे, फॉर एग्जांपल धागा, कपड़े बनने के लिए, लेकिन जाना बंद हो गया। क्यों जाना बंद हो गया? क्योंकि चाइनीज लोग हो गए, जापानीज लोग हो गए, ये पूरी तरीके से अपना सामान अपने से बनाने लगे थे। और जब अपना सामान अपने से बनाने लगे तो भारत के सामानों को ये क्यों खरीदेगा, है ना? और जब ये अपना सामान अपने से बनाने लगे तो चाइना का मार्केट पूरी तरीके से फ्लडेड हो गया। फ्लडेड हो गया मतलब क्या? पूरी तरीके से अपने ही सामानों से भर गया। ठीक है, आगे उसके बाद सो इंडस्ट्रियलिस्ट इन इंडिया बिगन शिफ्टिंग फ्रॉम यार्न टू क्लॉथ प्रोडक्शन। तो इन तीनों पॉइंट की मदद से अब आपने ये देख लिया कि स्वदेशी मूवमेंट एंड स्वदेशी और बॉयकॉट मूवमेंट में ये आपने देखा कि पूरी तरीके से अंग्रेजों के कपड़ों का बहिष्कार हो रहा है, तो हमको कपड़ा अपना अब खुद बनाना पड़ेगा, है ना? इंडस्ट्रियल ग्रुप्स सरकार पे प्रेशर दे रहा है कि आप टैरिफ लगाइए, यहाँ पे कोई दूसरा नहीं आ सके बेचने के लिए। तो अब जब कोई दूसरा बेचने के लिए नहीं आएगा तो हमको अपना कपड़ा खुद बनाना पड़ेगा, क्योंकि कपड़े तो लोगों को चाहिए ही चाहिए, है ना? उसके बाद साथ ही साथ अब हमारा सामान चाइना भी नहीं जा पा रहा है, तो जब चाइना नहीं जा पा रहा है तो हमारा जो धागा है वो बचेगा और उस धागे से हमको कपड़ा अपना खुद बनाना पड़ेगा, है ना? तो वही चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ था कि अब इंडस्ट्रियलिस्ट लोग यार्न से क्लॉथ प्रोडक्शन की ओर शिफ्ट हो रहे थे। यानी कि केवल और केवल ये लोग धागा नहीं बनाएंगे, अब धागा से अपना ये कपड़ा भी बनाएंगे। यानी कि पूरी तरीके से ये अपना किसी के ऊपर डिपेंड नहीं रहेंगे, ये इंडिपेंडेंट होना चाहते थे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इस वाले टॉपिक में आपने ये देख लिया। उसके बाद आगे है द इंडस्ट्रियल ग्रोथ स्लो टिल द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर चल रहा था उस समय पे हमारे भारत का जो इंडस्ट्रियल ग्रोथ था वो थोड़ा सा स्लो हो गया था। यानी कि हमारे भारत में जो भी उस समय पे इंडस्ट्री रहे होंगे उनका ग्रोथ जिस प्रकार से वो बढ़ रहा था, उनका ग्रोथ थोड़ा बहुत कम हो गया था। कब कम हुआ था? फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के दौरान, ठीक ना? और कुछ साल फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जब खत्म हो गया ना, उसके बाद भी कुछ साल तक इसमें गिरावट देखने को मिला था। चलिए इस टॉपिक में क्या लिखा हुआ है देखा जाए। टिल द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर इंडस्ट्रियल ग्रोथ वाज स्लो। यानी कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर तक हमारा इंडस्ट्रियल ग्रोथ भारत में बहुत स्लो था, है ना? यानी कि यहाँ पे उतना ज़्यादा कुछ बन नहीं रहा होगा, इंडस्ट्री में ग्रो नहीं कर पा रहा होगा। आगे बढ़ते हैं, और क्या लिखा हुआ है? द वॉर क्रिएटेड अ ड्रामेटिकली न्यू सिचुएशन। मतलब कि वॉर एक बहुत ही ड्रामेटिकली का मतलब होता है नाटकीय। नाटकीय का मतलब हो गया कभी बढ़ना कभी घटना, कभी बढ़ना कभी घटना। इस प्रकार का सिचुएशन क्रिएट कर दिया था कौन? फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, ठीक ना? अब देखिए बहुत सारे लोग भारत के ऐसे लोग थे जो कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के दौरान सैनिक के रूप में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में जाके लड़ाई कर रहे थे, है ना? समझिएगा इस चीज़ को। वो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के दौरान भारत में कब्जा किसका था? भारत में कब्जा था ईस्ट इंडिया कंपनी का। और ईस्ट इंडिया कंपनी करता क्या था भारत के लोगों को? भारत के लोगों को ईस्ट इंडिया कंपनी कहता था कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में चलो हमारा साथ दो, है ना? तो इससे ये हुआ कि बहुत सारे लोग भारत से ईस्ट इंडिया कंपनी के कहने पर सॉरी ईस्ट इंडिया कंपनी के कहने पर वो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में चला गया। अब जब बहुत सारे लोग फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में चले गए तो ऑब्वियस सी बात है कि यहाँ पे जो इंडस्ट्री है, जो मशीन है, उसको चलाएगा कौन भाई? यानी कि वर्कर का यहाँ पे क्या हो गया? कमी हो गया, जिसके वजह से इंडस्ट्रियल ग्रोथ अच्छी तरीके से नहीं हो पाया, यानी कि इंडस्ट्री ग्रो नहीं कर पाया। उसके बाद ब्रिटिश मेल्स बिजी विद वॉर प्रोडक्शन टू मीट द नीड्स ऑफ द आर्मी। और भारत में जो भी ब्रिटिश के मिल थे, भारत में भी और भारत के साथ साथ ब्रिटेन में भी जो भी ब्रिटिश मिल थे, यानी कि ब्रिटिश का जो भी मिल था, चाहे वो कपड़ा बनाने का हो, जूता बनाने का हो, चप्पल बनाने का हो, बोतल बनाने का हो, बैग बनाने का हो, किसी प्रकार का जो उनका मिल था वो पूरी तरीके से बिजी था। किस चीज़ के लिए बिजी था?
वो बिजी था कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में जो हमारे सैनिक हैं उन सैनिक को किसी भी प्रकार का कमी ना हो। यानी कि मान लीजिए यदि सैनिक के पास क्लॉथ नहीं है, कपड़े नहीं है, तो उसका मिल क्या बना के देगा, उसको कपड़ा बना के देगा भाई। सैनिक के पास पहनने के लिए जूता नहीं है, तो उसका मिल क्या बना के देगा, सैनिक को जूता बना के देगा। यानी कि ब्रिटिश का मिल पूरी तरीके से आर्मी के ज़रूरत को भरने में बिजी था, क्योंकि आर्मी क्यों आर्मी के ज़रूरत को वो भर रहा था, क्योंकि वही आर्मी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में जाके लड़ने वाला था। तो ये भी ईस्ट इंडिया कंपनी का जिम्मेदारी था कि हमारे आर्मी को यानी कि हमारे सोल्जर को किसी प्रकार का कोई कमी ना हो। तो कमी ना हो इसके लिए उनका मिल पूरी तरीके से आर्मी के ज़रूरत के चीज़ों को पूरा करने में लगा हुआ था। ठीक है, आगे। तो अब वो पूरी तरीके से आर्मी के ज़रूरत को पूरा कर रहा है, तो क्या वो मार्केट में बेचने के लिए अपने सामानों को बना पा रहा है? नहीं बना पा रहा है। क्यों? क्योंकि इनको अपने आर्मी के सामानों से छुटकारा ही नहीं है, तो ये मार्केट में बेचने के लिए कहाँ से कोई चीज़ बना पाएगा? नहीं बना पाएगा, है ना। आगे बढ़ते हैं फिर। उसके बाद मैनचेस्टर इंपोर्ट्स इनटू इंडिया डिक्लाइंड। अब इसके बाद यही हुआ कि जो मैनचेस्टर का कपड़ा पहले भारत में बहुत ज़्यादा आता था, बड़े पैमाने पे आता था, अब वो क्या हो गया, बंद हो गया। क्यों बंद हो गया भाई? इसलिए बंद हो गया क्योंकि ब्रिटेन का मील पूरी तरीके से किस में बिजी है, आर्मी के कपड़ों को बनाने में बिजी है। अब जब वहाँ का मील, वहाँ का इंडस्ट्री आर्मी के चीज़ों को बनाने में बिजी है, तो क्या वो कपड़े बेचने के लिए बना पाएगा? नहीं बना पाएगा। क्यों नहीं बना पाएगा? क्योंकि उनके पास समय नहीं है ना, इंडस्ट्री नहीं है दूसरा जो कि मार्केट में सामान बेचने के लिए बना पाएगा। तो पूरी तरीके से वो अपने आर्मी के ज़रूरत के सामान को बनाने में बिजी था, जिसके वजह से मैनचेस्टर का कपड़ा जो पहले भारत में आता था वो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के दौरान नहीं आ पा रहा था, तो वो डिक्लाइन हो गया। उसके बाद एज द वॉर प्रोलॉन्ग्ड इंडियन फैक्ट्रीज वेयर कॉल्ड अपॉन टू सप्लाई वॉर नीड्स, जूट बैग्स, क्लॉथ फॉर आर्मी यूनिफॉर्म्स, टेंट्स एंड लेदर बूट्स एटसेट्रा। आर्मी इतना ज़्यादा ईस्ट इंडिया कंपनी के पास था, यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी के पास आर्मी इतना ज़्यादा था कि उनको जो ज़रूरत है, उनके ज़रूरत को पूरा करने के लिए ब्रिटेन का मील भी कम पड़ रहा था। समझिए इस चीज़ को, ब्रिटेन में जो भी मील थे वो भी कम पड़ रहा था आर्मी के ज़रूरत को पूरा करने के लिए। यानी कि आर्मी को जो यूनिफॉर्म चाहिए, आर्मी को जो जूट बैग चाहिए अपने सामान को कैरी करने के लिए, आर्मी को जो टेंट चाहिए रहने के लिए, आर्मी को जो लेदर बूट्स चाहिए अच्छी तरीके से चलने के लिए, ये ब्रिटेन का मिल उसको फुलफिल नहीं कर पा रहा था। तो अब ब्रिटेन को कहाँ पे मूव करना पड़ रहा था? इंडिया में। इंडिया में जो भी इंडस्ट्री थे, जो इंडस्ट्री के मालिक थे, उनको कहता था कि आप हमारे आर्मी के लिए ये सब चीज़ बना के दो। तो अब आप सोचिए कि यहाँ पे बढ़ावा किसको मिल रहा है? यहाँ पे बढ़ावा मिल रहा है इंडिया के इंडस्ट्री को। क्यों भाई? क्यों? क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी का जो मिल है ब्रिटेन में, वो उस चीज़ को कॉम्पीट नहीं कर पा रहा है, यानी कि वो फुलफिल नहीं कर पा रहा है। तो यहाँ पे सामने कौन आ रहा है? यहाँ पे सामने आ रहा है यहाँ पे सामने आ रहा है इंडिया का मिल। अब इंडिया का मिल यानी कि इंडिया का इंडस्ट्री क्या करेगा? उसके ज़रूरत के सामान को बनाकर देगा। तो प्रॉफिट किसको होगा? प्रॉफिट होगा उस इंडस्ट्री के मालिक को, है ना, यानी कि वर्कर को भी होगा, क्योंकि वर्कर को रोजगार मिल जाएगा हमारे इंडिया में। ठीक है, चलिए, तो ये भी आपने यहाँ पे पूरी तरीके से जान लिया। तो इस प्रकार से आपने ये जान लिया कि कैसे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के दौरान इंडस्ट्रियल ग्रोथ स्लो हो गया था। किसका स्लो हो गया था? ईस्ट इंडिया कंपनी का। ठीक है, लेकिन किसका बढ़ रहा था? बढ़ रहा था हमारे इंडिया का। ठीक है, आगे बढ़ते हैं फिर। उसके बाद एक और टॉपिक है हमारा इसमें, मैनचेस्टर नेवर रिकैप्चर्स इट्स ओल्ड पोजीशन इन द इंडियन मार्केट आफ्टर द वॉर। आपको मालूम है कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के दौरान मैनचेस्टर अपना कपड़ा नहीं बेच पा रहा था। कहाँ पे? भारत में, क्योंकि वहाँ ब्रिटेन का जो भी मिल था, जो भी इंडस्ट्री था, वो पूरी तरीके से अपने आर्मी के चीज़ों को यानी कि आर्मी के ज़रूरत को पूरा करने में लगा हुआ था। तो मैनचेस्टर का कपड़ा भारत में आ ही नहीं पा रहा था। अब जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ख़त्म हो गया, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जब पूरी तरीके से ख़त्म हो गया, तो दोबारा मैनचेस्टर उसी पोजीशन को कैप्चर नहीं कर पाया जो उसका पहले पोजीशन था। यानी कि जितना बड़े लेवल पे, जिस लेवल पे वो अपना कपड़ा पहले भारत में बेचता था, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद उसका ये कंडीशन क्या हो गया? गड़बड़ा गया। यानी कि वो अब और ज़्यादा अपने कपड़ों को भारत नहीं भेज पा रहा था। कब? फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद। ठीक है ना, यानी कि वो उसका जो पहले
पोजीशन था भारत में, उस पोजीशन को ये दोबारा कैप्चर नहीं कर पाया। आगे बढ़ते हैं, क्या लिखा हुआ देखिए, आफ्टर द वॉर मैनचेस्टर कुड नेवर रिकैप्चर इट्स ओल्ड पोजीशन इन द इंडियन मार्केट। यानी कि वॉर के बाद मैनचेस्टर का भारत में वो दबदबा नहीं रहा जो उनका पहले था। यानी कि भारत में पहले हर जगह पे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के पहले भारत में हर जगह पर मैनचेस्टर का कपड़ा ही देखने को मिलता था, लेकिन फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद मैनचेस्टर का कपड़ा भारत में कहीं नहीं दिख रहा था, क्योंकि यहाँ पे अब छा कौन गया था, यहाँ पे छा गया था भारत का इंडस्ट्री। ठीक है, आगे, अनेबल टू मॉडर्नाइज एंड कॉम्पीट विद द यूएस, जर्मनी एंड जापान, द इकोनॉमी ऑफ इकोनॉमी ऑफ ब्रिटेन क्रम्बल्ड आफ्टर द वॉर। देखिए समझिएगा इस चीज़ को, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में ब्रिटेन का बहुत बुरा हाल हो गया था। यानी कि देखिए कोई भी यदि कंट्री वॉर में शामिल होता है ना तो उनका बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। वो अलग चीज़ है, कोई जीतेगा कोई हारेगा, वॉर में तो वही होता है ना कि कोई जीतेगा कोई हारेगा, लेकिन कौन जीता कौन हारा इससे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है। फ़र्क इससे पड़ता है कि वॉर में जो भी कंट्री पार्टिसिपेट करता है उसका बहुत बुरा हाल हो जाता है, यानी कि उनमें बहुत ज़्यादा पैसा खर्च करना पड़ता है। फॉर एग्जांपल मान लीजिए गोला बारूद जो वॉर में यूज किया जाता है वो 1-2 रुपये में नहीं बनता है, उसको बनाने में लाखों लाखों रुपए लगते हैं, है ना। तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर कौन जीता कौन हारा इससे फ़र्क नहीं पड़ता है, फ़र्क इससे पड़ता है कि जो भी कंट्री उसमें पार्टिसिपेट किया था उसका पूरी तरीके से कमर टूट गया था, यानी कि उनका पूरी तरीके से पैसा खाली हो गया था। और उसमें भी हमारा एक कौन था, उसमें एक हमारा ब्रिटेन था। तो ब्रिटेन इतना ज़्यादा कमज़ोर हो गया था कि वो यूएस से, जर्मनी से और जापान से कॉम्पीट ही नहीं कर पा रहा था। यानी कि यूएस, जर्मनी, जापान, इनके सामने उस समय पे ब्रिटेन कुछ भी नहीं था, ठीक है ना। तो ब्रिटेन का इकॉनमी पूरी तरीके से उस समय पे ठप हो गया था फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद। क्यों? क्योंकि ब्रिटेन ने फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में पार्टिसिपेट किया था और इनका बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ था। ठीक है, आगे, कॉटन प्रोडक्शन कोलैप्स्ड एंड एक्सपोर्ट्स ऑफ कॉटन क्लॉथ फ्रॉम ब्रिटेन फेल ड्रामेटिकली। ऑब्वियस ही बात है कि पूरी तरीके से ब्रिटेन का इकॉनमी ध्वस्त हो चुका है। ब्रिटेन अपना जो पहले पोजीशन था फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के पहले जो ब्रिटेन का पोजीशन था, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद उसी पोजीशन को ब्रिटेन अपना बरकरार नहीं कर पाया, क्योंकि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में इनका बहुत कुछ बर्बाद हो चुका था। बहुत इंडस्ट्री, बहुत फैक्ट्री इनका बर्बाद हो चुका था। बहुत फैक्ट्री पे तो बम गिर गया था, है ना, बर्बाद हो गया था पूरी तरीके से। तो जिनका कॉटन प्रोडक्शन था, यानी कि जो ये कॉटन से अपने चीज़ों को बनाता था, अपने कपड़ों को जो बनाता था, इसके साथ ही साथ ये जो अपना एक्सपोर्ट करता था कॉटन से बने हुए क्लॉथ को, वो पूरी तरीके से बंद हो चुका था। ठीक है, आगे, within the colonies local industrialists gradually consolidated their position, substituting foreign manufacturers and capturing the home market। अब भारत में भी जहाँ जहाँ पर अंग्रेज़ों का कब्जा था वहाँ पर जो छोटे मोटे हमारे इंडस्ट्रियलिस्ट लोग थे वो सारे के सारे लोग अपना सामान बना रहे थे, अपना सामान बेच भी पा रहे थे। क्यों बेच पा रहे थे? क्योंकि अब उनके पास किसी भी प्रकार का कंपटीशन था ही नहीं, यानी कि ब्रिटेन से कोई सामान भारत आ ही नहीं रहा है। तो अब यहाँ पे मौका किसको मिल गया? यहाँ पे मौका मिल गया भारत के इंडस्ट्रियलिस्ट लोगों को अपने सामानों को बेचने का, है ना। एंड रिकैप्चरिंग द होम मार्केट। रिकैप्चरिंग होम मार्केट का मतलब ये हो गया कि भारत के लोग ही भारत के मार्केट पे छा गए। समझ गए बात को? यानी कि यहाँ के लोग यहाँ के मार्केट पे पूरी तरीके से अपने सामानों को बेच पा रहे थे फ्रीली। क्यों? क्योंकि इनके पास कोई कंपटीशन नहीं था। कंपटीशन क्यों नहीं था भाई? क्योंकि ब्रिटेन से कोई सामान यहाँ पे आ ही नहीं रहा था। अब ब्रिटेन से कोई सामान भारत में क्यों नहीं आ पा रहा था? क्योंकि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के दौरान ब्रिटेन का पूरी तरीके से कमर टूट चुका था, मतलब कि उसका इकॉनमी बहुत ही नीचे जा चुका था, उनके ऊपर बहुत कर्जा भी था, उनके ऊपर बहुत, यानी कि उनका इकॉनमी पूरी तरीके से ध्वस्त हो चुका था। बहुत सारे फैक्ट्री, कंपनी, इंडस्ट्री, तो उसके ऊपर तो बॉम्ब गिर गया था। पूरी तरीके से ब्रिटेन तहस नहस हो गया था, जिसके कारण से ब्रिटेन से कोई भी सामान भारत नहीं आ पा रहा था। इससे फ़ायदा हुआ हमारे भारत के इंडस्ट्रियलिस्ट लोगों को, यानी कि उद्योगपति लोगों को अपने सामानों को बेचने का। ठीक है, चलिए, तो ये टॉपिक आपका यहीं पे ख़त्म होता है। आई होप आपको ये टॉपिक बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। कहीं पर भी कोई डाउट रहा होगा तो आप एक बार कमेंट कर लीजिएगा। मिलते हैं फिर हम लोग अपने अगले वाले टॉपिक में। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।